स्वर संधि। स्वर संधि के 3 भेद हम पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। चौथा है, तीसरा है यण स्वर संधि। दीर्घ, वृद्धि, गुण और चौथा है यण स्वर संधि। यण एक प्रत्याहार है महेश्वर सूत्र का। यह 32वां प्रत्याहार है। तो य से लेकर के और अ से पहले 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल, व। तो यण संधि का मतलब हुआ कि य, र, ल, व में वर्णों का परिवर्तन हो जाना, यण संधि। एक सूत्र है इको यणच। इको यणच इसमें एक प्रत्याहार है इक। इक का यण में बदल जाना, यण प्रत्याहार। इक प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उनका यण प्रत्याहार में बदल जाना। तो इक में पहले बताए हैं कि आई, गुण, रि, ऋ जो है कौन कौन वर्ण आते हैं इक प्रत्याहार में। ई, उ, रि और ऋ। तो इक का यण, इक का हुआ कि ई, ऋ जो है संस्कृत का वर्ण है, लेकिन देखेंगे इसको भी हम लोग। इन चारों वर्णों का यण प्रत्याहार का मतलब यण में होता है य, व, र, ल। अब ई का य में बदल जाना, उ का व में बदल जाना, रि का र होना और रि का ल में परिवर्तन यण संधि है। यह इक है प्रत्याहार और यह यण प्रत्याहार के वर्ण है। तो इको यणच, इको यणच का मतलब कि इक का यण में बदलना, रूप परिवर्तन ही संधि है। अब नियम है, वैसे तो संधि का नियम हम याद कर लें, पढ़ लें, समझ लें, इसके बाद संधि विच्छेद करें, संधि करें, ये कठिन काम होता है। संधि के नियम संधि विच्छेद से ज्यादा कठिन है। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में भी संधि कर लेते थे, संधि विच्छेद कर लेते थे, नियम पता नहीं होता था। आज भी उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है बच्चे बता देंगे, उत्पलश्चारण नियम क्या है इसका ये नहीं बता पाएंगे। तो नियम पर से ज्यादा हम लोग ध्यान देते हैं कि बच्चे संधि का विच्छेद कर ले, संधि कर ले। परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं या जो किए जाते हैं प्रश्न, उनका उत्तर दे लें। तो नियम तो देखेंगे ही, ज्यादा ध्यान रहेगा इस पर कि बच्चे संधि विच्छेद कर लें, और विच्छेद है तो संधि कर लें। फिर भी तो नियम यह है कि ई, उ, रि, ऋ इन वर्णों के साथ भिन्न स्वर आवे, सवर्ण नहीं, तब तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ई के बाद ई ही आ जाए तो दीर्घ संधि,
लेकिन ई के बाद कोई भिन्न स्वर आवे तो उसका यह हो जाता है और यह यण संधि है। इसका मतलब कि इन स्वरों के साथ यदि कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न वर्ण, तब यह वर्ण में बदलता है। सवर्ण नहीं, उ के बाद उ नहीं, री के बाद री के बाद री हम लोग दीर्घ संधि में देख चुके हैं, लेकिन अब भिन्न स्वर आएगा आगे। स्वर के साथ स्वर मेल है, ये ह्रस्व स्वर है, लेकिन इनके साथ यदि भिन्न, इनसे भिन्न स्वर, इसका मतलब कि असवर्ण वर्ण आवे तो दोनों के मेल से ये वर्ण हो जाते हैं। उदाहरण से देखें, यह संधि है। जैसे ई प्लस आर, यह जो ई है, यह ई का अंत है, मतलब इसके अंत में ई अब प्लस यहाँ भिन्न स्वर है आ या अ, ई के साथ भिन्न स्वर आता है तो नियम हमने बताया, यहाँ ई का यह होगा, उ का वह होगा, री का र होगा। तो ई प्लस अ, तो ई का यह हो जाना चाहिए, ई की ई, और तो जो है ई प्लस आदि, ई और अ मिल करके यह हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कि इत्यादि, इत्यादि। नियम नहीं जानते हैं फिर भी पूछा जाता है कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है, तो इत प्लस आदि बोल देते हैं बच्चे, इत प्लस आदि इत्यादि। तो बोलने में ही, उच्चारण में ही संधि विच्छेद हो जाता है। इत्यादि, या यदि बोले हम या तो उसमें ई आ ही जाता है। इत्यादि, इत प्लस आदि बच्चे बोल देते हैं, भले नियम न जानते हो कि यह संधि है, कोई अलग होता है कि ई के बाद भिन्न स्वर आवे तो यह होता है, लेकिन इत प्लस आदि बताते हैं। तो संधि अभ्यास की चीज है। ई का यह हुआ, अध्ययन एक शब्द है, अध्ययन, इसका हम संधि विच्छेद करने को कहें, अध्ययन, अधि प्लस अयन उच्चारण में ही आ जाएगा, अध्ययन। तो अध्ययन का हम करते हैं कि अधि प्लस अयन, इसका ये हो गया हर्षई और अ मिल करके, और अध्ययन हो गया, अध्ययन। ई का यह हुआ, यहाँ यह, अब उ का वो कैसे होता है, सु प्लस आगत, एक महत्वपूर्ण शब्द है। यहाँ उ है, यहाँ अ है, उ का अ हुआ, ये स्वागत हो गया, स्वागत, आ था इसलिए यहाँ आ हुआ, स्वा, उ आ स्वा, हाँ है, स्वागत हो गया। अब ये, लेकिन ये एक ध्यान देने की चीज है, पूछ सकते हैं कि स तो आधा क्यों हो गया, स ये तो पूरा था देखने में, लेकिन आधा क्यों हो गया, तो पूरा नहीं, ऐसे ही स रहता है,
यही वर्ण है, इसमें ऊ की मात्रा है। सवाल उठ सकता है कि यहाँ तो आधा है, नहीं तो कैसे इत्यादि हो जाता है। लेकिन वो जो पी है, पी का हम खंडन करें तो ये ऐसे ही है। तो ई का जब यह हुआ, एक सवाल मन में आता है, तो अर्थ कैसे हो गया वह? तो हम पहले जानते हैं कि पी को यदि खंडित करते हैं तो प्लस ई होता है। तो ई जब यह में बदला तो ये आधा के आधा रह गया, यही हर जगह है, वो अर्थ हो जाता है। थोड़ी सी सूक्ष्म बातें बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि आधा क्या हो गया, तो पूरा था। लेकिन जब याद दिलाएंगे कि खंड करते हैं जब हम नु का ती का, तो ऐसे ऐसे होता है, इसलिए अर्थ है। अब है एक री का रो, देखते हैं कैसे बजाता है। पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश, ये हो गया पित्रा। पितृ जो है मूलतः त में री की मात्रा है, त में री है। जब री का र हुआ तो अर्थ बचाई, इसलिए आधा तो ऐसे वाले पूरा र, पित्रा देश का देश हो गया, पित्रा देश। एक और है ली, एक और था जैसे ली का लॉ हो जाना, ली का लॉ, ली प्लस आखिरी। अब ली में लॉ है, ये हुआ लाकृत, लाकृत। ली का री तो यार लॉ हुआ, ली का आई गुण री का रा, ली का लॉ, ली का पूरा लॉ हो गया। तो इस तरह से या यदि आ जाता है कि लाकृति के संधि विच्छेद क्या है, तो बच्चे ली प्लस आकृति बोलेंगे, वो लाकृति है। थोड़ा सा यह ध्यान से याद करने की चीज, लाकृति में कहीं ली दिखाई नहीं देता है। कहाँ से ली संधि विच्छेद जब करते हैं लाकृति का और ली प्लस आकृति कहते हैं तो थोड़ा सा अटपटा लगता है, ली कहाँ से आ गया। लेकिन यहाँ नियम ही काम करता है कि ली का लॉ हो जाता है, ये जड़ संधि है। अब एक है अन्वेषण, अन्वे, यहाँ अनु प्लस ऐसा, उ और ए मिलके वे हो गए और नौ अर्थ हो गया अन्वेषण। अच्छा, हम मूर्धन्य से क्यों रहता है? हम ताला भी से लिख दे तो बच्चे कैसे जानेंगे कि गलत है सही? अन्वेषण, अब क्योंकि दोनों मूर्धा से उच्चरित होने वाले मूर्धन्य वर्ण है,
तो ण के पहले श आएगा। ण के साथ क्योंकि मूर्धा शुभ उच्चारण होता है, ण का मूर्धन्य वर्ण है, ऋतु रेखानाम मूर्धा, ऋतु रेखानाम मूर्धन्य श, तो अण के साथ मूर्धन्य श ही आएगा। यहाँ ये बात याद आती है कि एक वर्ग के एक ही शब्द आते हैं। ऋतु लसानम दंता ल स तालव्य श के साथ आएगा। तालु का उच्चारण है तो तालु वाला ही आएगा, च के पहले आएगा तो तालव्य श ही आएगा। नाम तालु, दोनों तालु से उच्चारण होते हैं, च भी तालु से और श भी तालु से। इसलिए च के पहले कभी श देना हो तो ये स नहीं आएगा, अनय स रहेगा। तो एक तरह से ईचु ईशानाम तालु ई के साथ भी वही श रहेगा, तालव्य श। य के साथ भी तालव्य श, क्योंकि एक जगह से उच्चरित होते हैं, एक ही वर्ग के वर्ण है। ऋतु लसानम दंता, दंत स आएगा तो तवर्ग के साथ आएगा, और हमको स्थान लिखना है, स्थान थ के पहले क्यों है दंत स, क्योंकि ये भी दंत से उच्चारण होता है। तवर्ग भी दंत से उच्चरित होता है और दंत सभी दंत से उच्चरित होता है, इसलिए दंत से। कारण नहीं है कि थ के पहले दंत सही आएगा। च के पहले लिखना हो तो तालव्य श ही आएगा। नष्ट लिखना हो हमको, नष्ट बोल रहे हैं, नष्ट, तो चूंकि आदत बस लोग लिख रहे हैं, कारण नहीं जानना है। नष्ट जब लिखा जाएगा तो ट मूर्धन्य वर्ण है, इसलिए उसके साथ मूर्धन्य श ही आएगा। इसलिए कोई समस्या नहीं है लिखने में बच्चे को। नष्ट लिखना हो तो न इधर तो मूर्धन्य है तो मूर्धन्य ही आएगा। हम कभी ऐसे नहीं लिख सकते हैं नष्ट, कारण है लिख तो लेते हैं आदत बस, भाषा है हमारी, मातृभाषा है हिंदी, तो आदत बस लिख लेते हैं, लेकिन नियम है उसमें। कहीं कहीं आप देखते हैं अयाद संधि, अयाद संधि भी कह लेते हैं और अयाद स्वर संधि भी कह सकते हैं, क्योंकि स्वर संधि का भेद है। नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा इसमें क्या है। अयाद जो संधि है, एक सूत्र है एचो ऐ वा आव, एचो ऐ वा आव, एचो ऐ वा याव, याव, एच प्रत्याहार है माहेश्वर सूत्र का, यह 14वां प्रत्याहार है एच। एक प्रत्याहार में कई वर्ण आते हैं, तो एच प्रत्याहार में 4 वर्ण हैं, ए ऐ ओ औ। इन चारों वर्णों के साथ यदि कोई भिन्न स्वर आवे तो ये बदल जाते हैं एच। एच प्रत्याहार के साथ एच, यदि इसकी ही संधि विच्छेद हम कर दें, इतने का ही संधि विच्छेद कर दें, इतने का,
तो ये हो जाएगा एच। ये जब हटेगा तो ओकार हट के ये हो जाएगा। ये सेक्शन फिफ्थ का है। सुबदत, इसको तोड़ते हैं हम तो हो जाता है कि स प्लस बदत तो प्लस स प्लस अवदत, अवदत उसने बोला भूतकाल में सोवदत। तो इस तरह से जैसे प्लूत को हटाते हैं तो विसर्ग में बदल गया ओ और इधर अवदत हो गया। इस तरह से हम देखेंगे इसको भी यदि तोड़ते हैं तो एच प्लस ये हो गया आए आओ आए आओ, ये इसमें है आए वाह या वाह को यदि तोड़ देते हैं हम तो ये चार चीज निकलते हैं इसमें से। आए इसमें से क्या निकलता है देखते हैं इसको। शब्दों के ज्ञान में, शब्दों के निर्माण में और शब्दों के अर्थ बोध में संधि और संधि विच्छेद का बहुत बड़ा महत्व है। हम संस्कृत के शब्दों का तो अर्थ ही नहीं लगा सकते, वो तो एक ही साथ कई कई संधि करके लिखे हुए शब्द रहते हैं। पूरा का पूरा वाक्य एक ही साथ संधि में लिखे जा सकते हैं संस्कृत में। ये जो सूत्र है अय वा या वह, इसमें चार बार तोड़ेंगे कैसे। अय अय और यह जो अर्थ है अय, तो इसमें अ अभी छिपा हुआ है तो अय के बाद अ हो गया। इसमें भी अ छिपा हुआ है तो आय हो गया। ये अर्थ है तो आय। आय इसके बाद आवा, ये टूट गया। ये चार चार संधि हुई है इसमें अय वाया वह में, संधि विच्छेद है वो। अय औ मिलके अयाव, अय वा यहाँ यहाँ अय हो गया पूरा, ये मिल करके वाय हो गया पूरा, यहाँ से मिल करके आव हो गया पूरा। ये अय वायाव। तो देखते हैं कि कैसे होता है। एच का अय और आय आव होता है। एच क्या है, एच में चार वर्ण होते हैं। एच में ए आय लगातार नहीं देते हैं, ओ और आओ। यही चारों जो लगातार वर्ण हैं वो एच प्रत्याहार में आते हैं। एच प्रत्याहार मैंने कहा कि महेश्वर सूत्र का 14वां प्रत्याहार है। वो है ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ, लेकिन हमने लगातार लिख दिया है ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, याद रखने के लिए। नहीं तो कैसे है ए ओ ऐ औ। उसी तरह से देख लेते हैं ए ओ ऐ औ। एक कैसे बदलेगा, इसी क्रम में हम लिखते हैं। ए का अय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है। इसी क्रम में चलते हैं। आय का आय हो जाता है, औ का आओ हो जाता है। यही सूत्र है अय औ आय आओ, आय औ आय आओ, ए ओ ऐ औ। इसलिए ये क्रम दिया गया है। इस तरह से है सूत्र में है
तो इसी क्रम में इसको लिखा गया है। जब अयवायाव है तो उसी क्रम में यह हम याद रखते हैं कि अय आय औ आओ, अय और फिर आय औ आओ, तो उधर ए आय ओ। अब इस सूत्र को समझेंगे उदाहरण से। इसको रहने देते हैं। जैसे ने प्लस अन, ने प्लस अन है। अब न में ये है ए का अय होगा, इसका मतलब कि नय न, ने प्लस अन में सूत्र याद नहीं है, नियम याद नहीं है, तो ही लोग करते हैं कि ने प्लस अन में याद हो गया है आदत। ने प्लस अन नयन, ए का अय हो गया। इसके बाद में अब देखते हैं उ, जैसे हु प्लस अन आता है इधर, तो हो गया उ का औ, कॉमन, उ प्लस अन कॉमन, अयादि संधि, अयादि अयादि अय आदि। अय से हम पकड़ लेते हैं कि अय आय आ वाला है। यह आज इस तरह का होता है, परीक्षाओं में आ जाता है कि कौन सी संधि है इसमें, अय आय ओ आओ सब मिला लेते हैं कि अयाद संधि है। यण 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 में यो बता रहा है कि वो यो वाला है, यरलव। यह अय बताता है कि अय आय ओ आ वाला है। थोड़ा सा अभ्यास करने पर याद हो जाता है। तो को प्लस अन, अब आय, आय का आय कैसे होता है? आय एक है गाय प्लस अक, गाय प्लस अक है, तो आय और अविकल के और आय होगा, नियम बता रहा है। गायक, गाय प्लस अक गायक, गायक, गायक को विच्छेदित करना हो तो गाय प्लस अक आ गया तो गायक। अब एक है औ का आओ, औ का आओ, जैसे पौ प्लस अक, हो गया पौ का पाव आव पावक, यह मिल करके हो गया पूरा अ हुआ आवक। ये आव था, पाव यह अ मिल करके पूरा हो गया पावक। अब पावक का क्या अर्थ है, ये संधि विच्छेद से पता चलता है। पावक कभी जब हम केवल शब्दों की ही व्याख्या करेंगे, शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों की रचना, जिस समय हम शब्दों पर बात करेंगे उस समय व्याख्या करेंगे कि विभिन्न शब्दों के अर्थ कैसे कैसे होते हैं, निकलते हैं। पावक माने अग्नि, ऐसे नहीं, उसका अर्थ छिपा हुआ है इसके नाम में। इस संधि में एक हमको ये याद आता है, उदाहरण दे रहे हैं जैसे नाम में अर्थ छिपा है। जैसे रावण है, रावण का अर्थ क्या बताएंगे? रावण नाम सुन रहे हैं, रामलीला होती है उसमें रावण भी आता है। रावण का मतलब क्या है, इसको जानने के लिए व्याकरण जरूरी है। या क्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन तत्शास्त्रम व्याकरणम अभिधीयते। शब्दों की व्युत्पत्ति होती है जिसमें,
अर्थ अर्थ तब निकलेगा, डिक्शनरी में कहाँ खोजिएगा कि रावण का अर्थ क्या है। उसके लिए संधि जरूरी है, उसके लिए समास जरूरी है, उसके लिए रचना जरूरी है, धात, प्रत्यय, रूप। और पावन के अर्थ पर रावण का देखिए संधि में रावण, इसको मैंने कहा है कि अण इस र के चलते हुआ है, नहीं तो न है, तत्व विधान आगे देखिए। तो यदि इसको हम रावण लिख देते हैं तो जैसे पावन का संधि विच्छेद किए, पावन का पौ धन अन, पौ धन अन, इसी तरह से रावण का नहीं कर सकते हैं। रावण रावण, पावन रावण, पौ धन अन, रौ धन। रावण को यदि हम तोड़ते हैं तो हो जाएगा रौ धन अन। ये रावण का विच्छेद है और ये बता रहा है कि इसका अर्थ क्या है। क्लासेज में, स्टूडेंट लाइफ में बच्चों को हम बताते हैं रावण का रौ प्लस अन, लेकिन ये नहीं खोलते हैं कि मतलब क्या है इसका। पौ प्लस अप क्या मतलब है इसका, पौ प्लस अन, पावन क्या मतलब है इसका, पावन का क्या अर्थ हुआ। पुनीत है, उसका क्या मतलब है, कैसे पुनीत का अर्थ हुआ पवित्र। तो पर्यायवाची जो शब्द हम पढ़ते हैं, एक ही शब्द के कई समानार्थी शब्द, उस सभी में अंतर है। गगन है, आकाश है, दोनों में अंतर है। मेघ है, बादल है, जलद है, अब्द है। तो शब्द दिए गए हैं पर्यायवाची, लेकिन पर्याय ही है, केवल अर्थ अलग अलग है। उसके बहुत रोचक चलेगा जब हम देखेंगे शब्दों की व्याख्या। रौ संस्कृत हिंदी की जननी है। बिना संस्कृत के हम हिंदी के शब्दों का भी अर्थ नहीं लगा सकते हैं। उसका अर्थ रट सकते हैं, याद कर लिए हैं कि ये है, लेकिन उसका अर्थ निकाल नहीं सकते हैं कि क्या है। रौ रावयति पुत्र है, रावण रावण रावयति। अब रावयत का क्या अर्थ है, और उसको सरल करते हैं, तोड़ते हैं इसको। रावयत कहने से अर्थ पता नहीं चला, इससे थोड़ा सरल अर्थ देते हैं, भीषयति। अब इसका अर्थ हम निकाल सकते हैं। रावयत प्रचलित नहीं पता चलेगा क्या अर्थ है इसका। हम बोल दें कि रावयति सर्वान इति रावण। राव से पता नहीं चला क्या मतलब हुआ इसका, लेकिन थोड़ा सरल बना दिए कि भीषयति सर्वान इति रावण। तो भीष से लोग अर्थ निकालेंगे कि भीषण माने क्या होता है। भीषण जब हम बोल दिए तो उसका अर्थ प्रचलित है, जान गए लोग कि भीषण माने भयानक, भीषण तूफान, भयंकर भीषण माने। तो रावयत अर्थात भीषयत सर्वान, सर्वान माने सबको, भीषयति सर्वान, रावयति सर्वान इति रावण। जो सबको भयभीत करे, भयंकर, वो रावण है। अब शब्दकोश में इसको खोजे हम, रावण का अर्थ क्या हुआ, कहीं मेल लगा है। या ग्रामेटिकल टर्म है, व्याकरणिक व्याख्या होगी इसकी, ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्लेनेशन, तब अर्थ निकलेगा। इसलिए मैंने कहा कि संस्कृत जननी है हिंदी की। हिंदी के सही ज्ञान के लिए संस्कृत की मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए कभी कभी हम संस्कृत की भी सहायता ले रहे हैं इसमें,
और इंग्लिश की भी सहायता ले रहे हैं। अंग्रेजी से भी हिंदी संस्कृत को समझने में मदद मिलता है। कभी कभी जब हिंदी और संस्कृत के शब्दों का अर्थ पता नहीं चलता है तो इंग्लिश कंसल्ट करते हैं। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों के कंसल्टेशन से भाषा समृद्ध होती है, होगी। साइंस भी पढ़ना हो तो उसमें संस्कृत, एक इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हम लोग करते थे पहले कि साइंस में भी भाषा, अब भाषाएं तीन, हिंदी में यदि विज्ञान की किताब है तो बिना संस्कृत के उन शब्दों का अर्थ ही नहीं निकलेगा। हर शब्द का लेक्सिकल मीनिंग नहीं है, ग्रामर में देना पड़ेगा। इसलिए मैंने उठाया है व्याकरण कि किसी भी विषय को यदि हिंदी माध्यम है तो उसका सही अर्थ जानेंगे, तब हम जब व्याकरण जानेंगे और उसमें संस्कृत का समावेश होगा, इंग्लिश का समावेश होगा। किसी भी भाषा के ग्रामर के लिए उसके मूल में जाना होगा। एक उदाहरण याद आ गया इसलिए मैंने दिया है, पावन कि जैसे ही रामन, और इस तरह से इसका अर्थ निकला। तो इस सब इस तरह की व्याख्या करेंगे हम, ये शब्दों की व्याख्या पर चलेंगे, शब्द विचार। तब अभी धीरे धीरे ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इस तरह से मैंने देखा कि अयाद संधि, पांचवा स्वर संधि, अयाद संधि। ये भी मैंने स्पष्ट किया है कि नाम में ही अर्थ छिपा है, अयाद में ही रिमेम्बरिंग। अयाद संधि किसे कहते हैं? यण में ही रिमेम्बरिंग है कि यण संधि क्या है। दीर्घ शब्द में ही है कि दीर्घ संधि क्या है। स्वर में ही निहित है कि स्वर संधि का मतलब क्या है। धन्यवाद।